नमस्कार साथियों। इस समय पूरी दुनिया की निगाहें मध्य पूर्व पर टिकी हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शायद ही कोई ऐसा मुद्दा हो जिसने इतनी बेचैनी और अनिश्चितता पैदा की हो, जितनी इस सवाल को लेकर है कि क्या अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। बीते कुछ हफ्तों से अमेरिका की भाषा, उसके सैन्य संकेत और कूटनीतिक गतिविधियां लगातार ये इशारा कर रही थीं कि ईरान पर हमला अब केवल समय की बात है। लेकिन अचानक सामने आई कुछ घटनाओं ने इस पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका की वैश्विक छवि पिछले कुछ वर्षों में काफी बदल चुकी है। वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन की कोशिश, वहां के राष्ट्रपति को गुप्त तरीके से बाहर निकालने की घटनाएं और ग्रीनलैंड को लेकर खुली धमकियां, इन सब के बाद दुनिया में ये धारणा बनने लगी थी कि अमेरिका अब ये मान बैठा है कि वो जिसे चाहे नियंत्रित कर सकता है। इसी पृष्ठभूमि में जब ईरान में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हुए तो अमेरिका की प्रतिक्रिया ने हालात को और अधिक संवेदनशील बना दिया। ईरान में प्रदर्शन जैसे जैसे तेज होते गए, अमेरिका ने खुलकर चेतावनी देनी शुरू कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार सार्वजनिक मंचों से कहा कि अगर प्रदर्शनकारियों के साथ किसी भी तरह की हिंसा होती है तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। इसी बीच उनका एक बयान और सोशल मीडिया संदेश वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने लिखा कि मदद रास्ते में है। इस संदेश का अर्थ कई विश्लेषकों ने संभावित सैन्य कार्रवाई के संकेत के रूप में निकाला। इन बयानों के साथ साथ जमीनी स्तर पर भी हलचल बढ़ गई। कतर स्थित अल उदैद एयर बेस से अमेरिकी सैन्य गतिविधियों की खबरें आने लगीं। ऐसा प्रतीत हुआ कि अमेरिकी सेनाएं संभावित संघर्ष को देखते हुए अपनी तैनाती में बदलाव कर रही हैं। इसके बाद एक एक करके कई देशों ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की सलाह दे दी। भारत, ब्रिटेन, इटली, स्पेन सहित कई देशों ने अपने नागरिकों को तुरंत ईरान से बाहर निकलने के निर्देश दिए। उड़ानें रोकी गईं, नो फ्लाई जोन लागू किए गए और माहौल लगभग युद्धपूर्व स्थिति जैसा बन गया। इसी दौरान ईरान में हुई हिंसा को लेकर अलग अलग आंकड़े सामने आए। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि हजारों प्रदर्शनकारी मारे गए हैं। अमेरिका ने इन आंकड़ों को सैकड़ों से कुछ हजार के बीच बताया। इजराइल ने संख्या लगभग 4,500 बताई, जबकि कुछ स्रोतों ने दावा किया कि ईरान में करीब 12,000 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। आंकड़ों को लेकर भ्रम जरूर रहा, लेकिन ये साफ था कि हालात बेहद गंभीर हो चुके थे और अमेरिका पर हस्तक्षेप का दबाव लगातार बढ़ रहा था। इसी तनावपूर्ण माहौल में अचानक एक बड़ी खबर सामने आती है। ईरान के पाकिस्तान में तैनात राजदूत के हवाले से ये जानकारी दी जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तेहरान से संपर्क किया। बताया गया कि ट्रंप ने कहा कि यदि ईरान प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार रोकता है और फांसी जैसी कार्रवाइयों को बंद करता है तो अमेरिका सैन्य हमला नहीं करेगा। इस खबर के सामने आते ही स्थिति तेजी से बदलने लगी। नो फ्लाई जोन हटा दिए गए, ईरान ने अपना एयर स्पेस दोबारा खोल दिया और अमेरिकी सैनिकों की वापसी से जुड़ी खबरें आने लगी। यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या अमेरिका सच में पीछे हट गया है या ये केवल एक रणनीतिक कदम है। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए क्षेत्रीय राजनीति को समझना जरूरी है। इस पूरे घटनाक्रम में गल्फ देशों की भूमिका बेहद अहम रही। सऊदी अरब, कतर, यूएई, कुवैत, बहरीन और ओमान जैसे देश अमेरिका के करीबी सहयोगी हैं, लेकिन इन सभी ने अमेरिका को साफ शब्दों में चेताया कि ईरान पर हमला पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर देगा। इन देशों की सबसे बड़ी चिंता होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर थी। दुनिया के एक बड़े हिस्से का तेल इसी रास्ते से गुजरता है। एशिया की अधिकांश तेल जरूरतें इसी मार्ग से पूरी होती हैं। अगर ईरान ने इस रास्ते को बाधित किया तो इसका असर केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। इसी वजह से गल्फ देशों ने अमेरिका पर दबाव बनाया कि वो ईरान पर सीधे सैन्य कार्रवाई न करे। ईरान ने भी अपनी रणनीति साफ कर दी थी। उसने कहा था कि अगर अमेरिका हमला करता है तो जवाबी कार्रवाई अमेरिका पर नहीं बल्कि उसके सहयोगी देशों पर की जाएगी। कतर, सऊदी अरब और यूएई में मौजूद अमेरिकी ठिकाने संभावित निशाने पर बताए गए। ये धमकी गल्फ देशों के लिए गंभीर घंटी का संकेत थी। सऊदी अरब ने वॉशिंगटन में जोरदार लॉबिंग की और साफ कहा कि अगर क्षेत्र में युद्ध हुआ तो उनकी अर्थव्यवस्था और निवेश योजनाएं बुरी तरह प्रभावित होंगी। अमेरिका के लिए एक और बड़ी समस्या ये थी कि ईरान के भीतर हालात बेहद जटिल हो चुके थे। प्रदर्शनकारियों में सरकार विरोधी और सरकार समर्थक दोनों तरह की भीड़ शामिल थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इराक से शिया समर्थकों और मिलिशिया को बुलाकर स्थिति को संभालने की कोशिश की। इससे हालात और उलझ गए। अगर अमेरिका बमबारी करता तो बड़ी संख्या में आम नागरिकों के मारे जाने की आशंका थी, जिससे पूरे ईरान में अमेरिका के खिलाफ जबरदस्त जनभावना पैदा हो सकती थी।
इसी वजह से अमेरिका के सामने ये दुविधा खड़ी हो गई कि हमला किया भी जाए तो कहाँ किया जाए। तेहरान जैसे शहरों में किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचा सकती थी। इसी बीच इजरायल ने भी अमेरिका को सलाह दी कि सीधे सैन्य कार्रवाई से बेहतर है कि आर्थिक और राजनीतिक दबाव बढ़ाया जाए। इसी रणनीति के तहत अमेरिका ने ईरान से जुड़े 18 शैडो नेटवर्क और फर्म्स पर प्रतिबंध लगाए, जो प्रतिबंधों के बावजूद ईरान का तेल बेचने और पैसे को शैडो बैंकिंग के जरिए ईरान तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। संयुक्त राष्ट्र में भी इस मुद्दे पर हलचल देखी गई। अमेरिका ने ईरान में मानवाधिकार उल्लंघन का मुद्दा उठाया, जबकि रूस ने इसका विरोध करते हुए कहा कि अमेरिका किसी संप्रभु देश में सत्ता परिवर्तन की कोशिश कर रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है। ईरान ने भी साफ किया कि वो किसी भी बाहरी दबाव में झुकने वाला नहीं है। फिलहाल अमेरिका की ओर से ये कहा गया है कि सभी विकल्प खुले हैं। अमेरिकी युद्धपोत अब भी क्षेत्र में मौजूद हैं और विमान वाहक पोत ईरान की दिशा में बढ़ रहे हैं। यानी ये कहना जल्दबाजी होगी कि युद्ध का खतरा पूरी तरह टल गया है। हालांकि जैसे ही ये खबर आई कि अमेरिका ने फिलहाल हमला टाल दिया है, वैसे ही वैश्विक बाजारों में राहत देखने को मिली। तेल की कीमतों में गिरावट आई और शेयर बाजारों में सुधार देखा गया। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि फिलहाल अमेरिका ने दबाव, रणनीति और रिस्कों को देखते हुए कदम पीछे खींचे हैं। लेकिन ये पीछे हटना स्थायी है या केवल एक रणनीतिक विराम, इसका फैसला आने वाला समय ही करेगा। दुनिया अब भी इस इंतजार में है कि ये तनाव शांति की ओर जाएगा या किसी नए टकराव की ओर।